हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आप सभी को पता है कि आप सबके एग्जाम बस अब कुछ ही दिनों रह गए हैं और बस अब आपके एग्जाम शुरू होने ही वाले हैं। 14 फरवरी से आप सभी को मैथ का एग्जाम है और 15 फरवरी को आपको जो है सब्जेक्ट विज्ञान का एग्जाम है, साइंस का एग्जाम है। तो मैं आज आपको साइंस का जो है सेट सीरीज लेके आऊँ और ये सेट सीरीज 1 रहेगा और लगातार मैंने और भी सेट सीरीज करवाए हैं, लेकिन ये फिर से नए तरीके से मैं सेट 1 लेके आऊँ और लगातार वीडियो लाऊंगा। ठीक है, इसलिए आपसे एक ही क्लास जो है हमारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर ले, क्योंकि एक भी क्लास आपसे छूटनी नहीं चाहिए अगर आप 10 क्लास के विद्यार्थी हैं तो। क्योंकि हमारा ये जो चैनल है लगातार प्रयास कर रहा है कि आप सबका एग्जाम बच्चों सुपर डुपर हिट जाए। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चे? आपका प्रश्न है कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में जो है कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? बताइए। 2, 6, 3, 4 क्या होगा? तो बच्चे बहुत मेरा कोशिश रहेगा कि बहुत कम समय में आपको ये जो है मैं सीरीज को कंप्लीट करवा दूं। तो ये जो है उसमें से उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सॉरी बी ऑप्शन, 6 जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है बाह्यतम। चलिए आगे का प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन जैव नवीकरणीय कचरा है? प्लास्टिक, थर्माकोल, पॉलिथीन, टिश्यू पेपर। तो बच्चे होगा सी, डी, टिश्यू पेपर। ठीक है, जल्दी के चक्कर में बच्चे गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न है आपका तीसरा प्रश्न देखिएगा। ठीक है, समूह से ऊपर नीचे जाने पर परमाणु का आकार में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु साइज बढ़ेगा, परमाणु साइज घटेगा, परमाणु साइज अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो बच्चे जब अगर बात की जाए परमाणु जो है समूह से ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार जो है वो क्या होगा? वो आपका बढ़ जाएगा। ए ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे का प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने संतानों की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है? जनन, डायफ्राम, निषेचन, भ्रूण। बच्चे वो कहलाते हैं जनन। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि निषेचन किसे कहते हैं, तो मादा के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। अच्छा, निषेचन की संपूर्ण प्रक्रिया कहाँ होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन नलिका में होती है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा। सामान्य सामान्य प्रकुंचन में रक्त दाब कितना होता है? 80 mm, 100 सेंटीमीटर, 120 mm, 130 mm। क्लास की अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो आप जो ये नंबर दिख रहा है ना, इस नंबर पे बोलिए कि सर हम तुरंत मैसेज कीजिए कि सर हम 10 क्लास के स्टूडेंट हैं, हमें क्लास की पीडीएफ दे दीजिए। तुरंत पीडीएफ दे दी जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पे हमारी क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। ठीक है, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे बोलिए कि हमको पीडीएफ दे दीजिए सर, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको ग्रुप में भी जुड़ना है तो बोल दीजिएगा कि सर हमें 10 क्लास के ग्रुप में जोड़ दीजिए, आपको ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा बाबू। ठीक है, वहाँ पे आपको एक एक चीज़ के जब भी क्लास होगी तो पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, बताइए इसका क्या होगा? तो फिर बच्चे इसका जो सी ऑप्शन से हो जाएगा 120 mm। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखिएगा बाबू। आगे का प्रश्न क्या है? आगे का प्रश्न क्या है प्यारे बाबू? आगे का प्रश्न बच्चे देखिए, काला जार जो है किस बीमारी का कारण होता है? बताइए, काला जार जो बीमारी है वो किस बीमारी रोगजनक के कारण होता है? प्लाज्मोडियम, लेस्मोनिया, अमीबा, इनमें से कोई नहीं। तो वह है बच्चे किसके कारण होता है? वो आपका लेस्मीनिया, यानी कि बी ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न देखिएगा। ठीक है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान जो है वो कितना होता है? 3.6 × 10⁻³ जूल, 3.6 × 10⁻5 जूल। इसको बच्चे आप 103 नहीं समझेगा, ये पावर है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। देखिए 3.10⁻4 जूल कि 3.6 × 10⁻6 जूल। बताइए क्या होगा? तो अगर आपने सातवां का अगर डी ऑप्शन चूज किया तो बहुत अच्छे आंसर चूज किया, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न देख लीजिएगा। आठवां प्रश्न है कि बच्चों आपका प्रश्न क्या बोलता है? आठवां देखिए, जूम आउट करते हैं। हाँ, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होगा? ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, कोयला। बताइए। तो अगर अगर सभी जंतुओं का ऊर्जा का अंतिम स्रोत जिसे लास्ट मतलब सभी कोई उस पर लास्ट वही ऑप्शन बचा है उस पर रहता है ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए, तो पता है क्या है? सूर्य। सूर्य जो है एक ऊर्जा का भी स्रोत है, एक प्रकाश का भी सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। ठीक है बाबू, चलिए आगे का प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, लेंस की फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? बताइए। लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या? F = R, F = R/2, F = R/3, F = R/2। बताइए। तो फिर बच्चे अगर आपने बी ऑप्शन चूज किया तो बहुत अच्छे, आपको एग्जाम में ऐसे देखने को मिलेगा F = R/2। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देख लीजिए। 10वां नंबर प्रश्न है कि श्वेत जो होता है प्रकाश, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग जो है वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? बताइए। तो वो होता है लाल, जो है बाबू सबसे कम झुकता है। ठीक है, 11 नंबर देखिएगा बाबू कि विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट, वाट घंटा, यूनिट ओम। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक जो होता है वो होता है वाट होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न देखिएगा कि काकरापार यानी काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो बच्चे ये जो है गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए 13 नंबर के बाद प्रश्न है, बताइए 13 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, विद्युत जनित्र विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है,
चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती नहीं है। हरे पौधे विद्युत रोधन वाले तार प्राय विद्युन्मय तार होते हैं। बताइए। तो बच्चे अगर आपने डी ऑप्शन चूज किया तो बहुत सही उत्तर चूज किया बाबू आपने। डी जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यह जो है सत्य नहीं है, बाकी सभी सत्य है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न है कि फ्लोमिंग के वाम हस्त नियम बाएं हाथ के मध्य में क्या संकेत करती है। ऐसे अंगूठा पड़े होंगे ना इस तरह से, ये जो होता है बाएं, ये सब इसमें बताइए कि आपसे पूछ रहा है कि जो मध्यमा उंगली हो क्या प्रदर्शित करती है। चालक पर आरोपित बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा क्या करती है। तो बाबू वो जो करती है वो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा करती है मध्यमा उंगली। ठीक है, बाएं फ्लोमिंग के बाएं हंसने में। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा निश्चित नहीं होती। इनमें से कोई नहीं, क्या होगा। तो प्यारे बाबू अगर आपने ए ऑप्शन चूज किया उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, तो बिल्कुल सही उत्तर चूज किया है। 16 नंबर प्रश्न देखिएगा कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन है। यूरेनियम, सोडियम, कार्बन, इनमें से सभी। तो बाबू यह जो है यूरेनियम जो है बिल्कुल सही जगह। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन है। यूरेनियम। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए। ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं इसमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। बताइए जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो अगर आपने बी ऑप्शन चूज किया CaSO4 × 2H2 तो बहुत सही बाबू। 17 का बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है। 12, 13, 19, 17। तो प्यारे बाबू क्लोरीन की जो परमाणु संख्या होती है वो आपकी 17 होती है। कमेंट करके बताइए कि 19 किसकी होती है। देखते हैं कि आप 10 क्लास के विद्यार्थी अगर साइंस पढ़ते हो, अगर बिना वीडियो के स्किप के पढ़ते हो, तो देखते हैं कि आप लोग कितना साइंस में तैयारी किए हो। बताओ कि आप 19 किसकी होती है और 12 किसकी होती है। ये दोनों मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखिए। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ओजोन। बताइए। मैंने इसे एक बार आपको समझाया था ना कि H2O ऐसे करके। तो बताइए जल का फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है H2O। तो H2 पे आपका प्लस होता है, ठीक है, और ये इस पे माइनस होता है। तो जब ऐसा प्रश्न आपको मिले बाबू तो क्या करना है। बहुत आसानी से मैंने समझाया था इसको। ठीक है, बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। किसी को कोई बता सकता है। देखिए इसका उत्तर जो हो जाएगा बाबू, जल का अपघटन जो है वो ध्यान रखना, वो इस पे जो है वो आपका प्लस होता है और इस पे माइनस होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है इस पर कौन सी गैस मुक्त होगी। तो हाइड्रोजन। ठीक है, कौन सी। हाइड्रोजन, क्योंकि इसको जो है हम लोग कैथोड बोलते हैं और इसको एनोड बोलते हैं। तो जब भी हाइड्रोजन के ऊपर जब प्लस रहेगा तो उसको हम कैथोड बोलेंगे, वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। और इसको हम लोग एनोड बोलते हैं, ये ऑक्सीजन ऋणात्मक होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हाइड्रोजन जो है बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से सही ऑप्शन आप चूज करना। बताइए। तो प्यारे बच्चे अगर आपने बैंकिंग सोडा का ए ऑप्शन चूज किया NaHCO3 तो बहुत सही। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्लास की पीडीएफ चाहिए तो एक बार फिर बोलेंगे, नीचे दिए जा रहे नंबर पे आप कांटेक्ट करें कि सर मैं क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड कर दे, तुरंत 2 मिनट के अंदर पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ठीक है, आगे देखिए। निकट दृष्टि को लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। मैंने इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, बता रखा है हर वीडियो में। निकट दृष्टि मतलब, निकट मतलब आना, आना मतलब अ से आना, मतलब अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर यहीं पर आता दूर दृष्टि का प्रयोग किस लेंस से हम संशोधन द्वारा ठीक करते हैं। दूर मतलब होता है उधर, उससे उत्तल, यानी कि उसका दूर दृष्टि के लिए उत्तल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखिए। 22 नंबर है। वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ पर, चालक के प्रत्याहत की प्रकृति पर, इनमें से सभी। बाबू रे इसका जो उत्तर हो जाएगा 22 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से सभी पर चालक की जो प्रतिरोधकता होती है वो लंबाई पर भी निर्भर करती है, चालक के अनुप्रस्थ पर भी करती है, और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी करती है। ठीक है बाबू। चलिए आगे का प्रश्न देखिएगा। 23 नंबर है। कौन सा जो होता है पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देता है। मैंने बताया था आपको, जो नीले को लाल कर दे उसे क्या कहते हैं। मैंने बताया था आपको क्या कहते हैं। और जो लाल को नीला कर दे, बताया था ना, जब लाल को जो नीला कर दे उसे हम लोग क्षारीय बोलते हैं। ठीक है, और जो नीले को लाल कर दे उसे हम लोग अम्लीय बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा क्या, अम्ल। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देता है, अम्ल। उसका पीएच मान क्या हो जाएगा जो नीले को लाल कर दे, तो 7 से कम रहेगा। ठीक है, और जो 7 से अधिक रहेगा वो क्षारीय होगा, और जो पूरी 7 रहेगा वो उदासीन रहेगा। जैसे आपसे पूछ दे जल का पीएच मान कितना होता है तो 7,
आप मुझे कमेंट करके बताएं कि नींबू का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, नींबू का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं। बताइए, आएगा प्रश्न। देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है। अगर पीएच का बात करें तो POTENTIAL, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, HIDROGEN, हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है पीएच का, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपसे पूछे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होगा, तो आपको बोलना होगा 10.5। ठीक है, कितना बोलना होगा? 10.5। याद रखिएगा, अब नहीं भूलिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 10.5 होता है। ठीक है, और मैग्नीशियम को हम लोग Mg से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, आप कमेंट करके बताएं बाबू कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखते हैं कितने विद्यार्थी कमेंट करते हैं। 25 नंबर का प्रश्न देखिएगा, निम्न में कौन अधातु चमकीला होता है। बताइए, कौन अधातु चमकीला? आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन, क्या लिखा हुआ है? सेलेनियम। बताइए। तो बाबू रे, इसका अगर आपने आंसर चूज किया है 25 नंबर का ए ऑप्शन, आयोडीन, तो बहुत सही उत्तर चूज किया। ठीक है, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, आयोडीन की कमी से कौन कौन रोग होता है। बताइए। गलगंड होता है बाबू। ठीक है, अपरिकलगन, या फिर आप घेंगा भी कह सकते हो। ठीक है, आयोडीन की कमी से। और एक दो नाम हैं जो मुझे याद नहीं आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग को विद्यार्थी हो तो आप लोग को पता होना चाहिए सभी नाम। ठीक है, आगे के देखिए प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। एल मतलब एल्युमिनियम, Na मतलब सोडियम, और Ca मतलब कैल्शियम, Mg मतलब मैग्नीशियम। बताइए। तो बच्चे, सबसे अत्यधिक अभिक्रियाशील जो धातु है वो आपके एल्युमिनियम है। ठीक है, याद रखना, सबसे अत्यधिक अभिक्रियाशील इस चारों ऑप्शन में वो एल्युमिनियम धातु है। ये Na सोडियम, जिसकी परमाणु संख्या 11 है, जिसे हम लोग केरोसिन के तेल में डुबा कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि यह वहां पर केरोसिन में किसी से अभिक्रिया नहीं कर सकता। हवा में खुले में छोड़ने पर यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाएगा, और जल में डालने के बाद यह हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, इसलिए इन दोनों में नहीं डालते, इसको केरोसिन के तेल में रखते हैं। ठीक है बाबू, चलिए आगे का प्रश्न देखिए 27 नंबर। ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड अम्ल, कीटोन, अल्कोहल। क्या होगा? 27 नंबर का अगर आपने सी ऑप्शन चूज किया है, कीटोन, तो वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छे। बहुत सारे स्टूडेंट जो है बाबू, क्या है ना कि ये जो नंबर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, बहुत सारे स्टूडेंट इस नंबर पे जुड़ के लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं कि आपके एग्जाम में कोई समय नहीं बचा हुआ है। अब भी मत खेल करिए अपने लाइफ से, वरना याद रखना, जिंदगी आपके साथ खेलने लगेगी तो आपको मौका तक नहीं देगी। याद रखना, इसलिए आप मत खेलिए अपने भविष्य के साथ, आप अपना भविष्य बनाइए। इस नंबर पे मैसेज करिए, और जितना ज़्यादा हो सके, मैं तो कहता हूँ मेरे पास क्या, कोई भी टीचर अगर आपको ऑप्शन देता है कि आइए हमसे कांटेक्ट करिए, जुड़िए, पढ़िए, तुरंत जुड़िए, तुरंत जुड़िए। क्या क्या फ़र्क पड़ता है बाबू कि कोई टीचर आपसे टाइम ले रहा है, टाइम ले रहा है, तो वो बदले में आपको क्या दे रहा है? विद्या दे रहा है। तो विद्या ग्रहण कीजिए। विद्या वो ज्ञान है बाबू, जहाँ मिले वहाँ लूटो। ठीक है, ये ध्यान रखना। बहुत मुश्किल से लोगों को आज के डेट में विद्या मिल पाता है, तो ध्यान रखना। पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं? एक आबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध, इनमें से कोई नहीं। बताइए। 28 नंबर का बाबू जो हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? त्रिआबंध बनते हैं। कितने? त्रिआबंध। ठीक है, नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच में कितने आबंध बनते हैं? त्रिआबंध। एक बात ध्यान से सुनना बाबू, अगर आप सभी को ऐसा लगता है कि मेरा क्लास 10 में साइंस जो है वो क्लियर नहीं हुआ है, तो आप ये जो पीडीएफ देख रहे हो ना यहाँ पे, बिल्कुल पीडीएफ जो है ये ऐसा तैयार किया गया है कि आपका एग्जाम को, जो मैट्रिक का जो 15 फरवरी को एग्जाम जो में सेंटर में बैठोगे ना, वहाँ का क्वेश्चन और यहाँ का क्वेश्चन मिला लेना, और ना मिले ना तब आना वापस मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे और मुझे कहना कि ना मिला सर। ठीक है, तब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो पीडीएफ है ना, ये उसी एग्जाम के दृष्टिकोण से बनाया गया है कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन, तो हम नहीं कहते कि मिल जाएगा सेम टू सेम, लेकिन इतना श्योर है कि अच्छे खासे प्रश्न आपको इस पीडीएफ में आपके मैट्रिक सेंटर के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो आफ्टर सम टाइम, एग्जाम के बाद जो है, आफ्टर एग्जाम टाइम, आप बच्चों पछताओ, या फिर एग्जाम हॉल के सेंटर पे बैठ के पछताओ कि क्यों नहीं लिए पीडीएफ। तो
आपको इतना ज़्यादा रोना आएगा खुद पे कि आप खुद भी नहीं आप अपने आँसू पोंछ पाओगे, ठीक है? इसीलिए इस पीडीएफ को लेने के लिए आपको क्या करना होगा, तो मात्र बच्चे बहुत मेहनत के बाद इस पीडीएफ में क्या सेक्शन मिला हुआ है देखिए, इस पीडीएफ में बाबू आपको फिजिक्स का सेक्शन मिला है, केमिस्ट्री का सेक्शन मिला है और बायो का सेक्शन मिला है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 सेक्शन मिला के आपको मात्र और मात्र 49 रुपीज़ में मिल रहा है, ठीक है? अब आप सोचोगे कि 49 रुपये आखिर पैसा यहाँ पे लग रहा है। पैसा इसलिए लग रहा है बाबू यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है बाकी सब टीचरों ने मेहनत किया है, हमने मेहनत किया है, तो थोड़ा बहुत उनका भी चल जाए कुछ, बस इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा चार्जेबल नहीं रखा, मात्र 49। आप खुद सोच के देखो बाबू, क्या 49 रुपया में किसी का बहुत कुछ हो सकता है या आपका कुछ बिगड़ सकता है? किसी का कुछ बहुत बड़ा होगा नहीं और आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। 49 रुपया एक छोटे से बच्चे का भी ना खिलौना नहीं आता है, तो आप तो 49 रुपये में आपका भविष्य की चीज़ें खरीद रहे हैं। आपने आपके पॉकेट से कितने सारे रुपए गिर जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, आप क्या करते हो? अफ़सोस करते हो या कितना को तो इग्नोर कर देते हो, क्या छोड़ना हटाइए, 50 ही न गया। उसी तरीके से यहाँ पे इग्नोर समझ के आप कीजिए 50 रुपया और आप देखिए कि आपका भविष्य क्या बनता है। सोच रहे हैं बाबू, 50 रुपया 49 रुपया की बात नहीं है, बात है आपके भविष्य की। अगर आपका 49 रुपया में लगाने के बाद आपका 80 प्लस 75 प्लस 85 प्लस आपको नंबर मिलता है, तो क्या हर्ज है बाबू? सोच के देखो आप। ठीक है? तो उम्मीद है कि आप हमारी इस बातों को समझिएगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप पूरे साल नहीं भी पढ़े हो और इस पीडीएफ को पढ़ लेते हो, एग्ज़ाम के 4 दिन 5 दिन पहले भी इस पीडीएफ को आप ले लेते हो और पढ़ लेते हो, तो पता है बाबू, इस पीडीएफ में आप 2 घंटा सुबह टाइम दे देना और 2 घंटा शाम, मात्र 2 दिन, और वो अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि इस पीडीएफ में चैप्टर वाइज़, टॉपिक बाय सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को कवर किया गया है, ठीक है? आपको 49 लगाने के बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे वीवीआई ऑब्जेक्टिव एग्जाम से रिलेटिव आपको यहाँ मेंशन किया गया है, सब्जेक्टिव को मेंशन किया गया है और नोट्स को मेंशन किया गया है। इसलिए बाबू मैं आपसे बोलता हूँ कि आपके पास समय कम है, तुरंत लेने के लिए आपको क्या करना है, ये जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे आप मैसेज करें कि सर हमें 49 का पीडीएफ चाहिए। आप हमें मैसेज कर में लिख दें कि सर हमें 49 वाला पीडीएफ चाहिए, आपको तुरंत पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा कि पेमेंट मोड क्या है। पेमेंट मोड कंप्लीट ऑटोमेटिक आपके व्हाट्सएप पे जो है ये पीडीएफ चला जाएगा, किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वहाँ पे सेक्शन बनाया हुआ है कि आप पेड करोगे आपको तुरंत चला जाएगा अभी पीडीएफ, ठीक है? तो इसलिए बच्चे आप देर नहीं करें, आपके पास यू हैव ए नो टाइम, आपके पास समय नहीं है। अब क्या बचा है समय, अब इसलिए जो है क्रैश कोर्स के तौर पे पीडीएफ को मारिए, एकदम रगड़िए खूब, एकदम गर्दा गर्दा उड़ा दीजिए बच्चे, ठीक है? समय कम है, आपको नोट्स लेके पढ़ना ही पड़ेगा। यू हैव ए नो टाइम एंड यू हैव ए नो ऑप्शन बाबू, ठीक है? प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है? समझ रहे हैं? क्योंकि इस पीडीएफ को हमने तैयार किया है और हम जानते हैं कि इस पीडीएफ में क्या क्या है। बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, एक ये नहीं कि आपने लिए, अभी तक बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को प्रोवाइड ले चुके हैं, भेज दिया गया है उस सब बच्चे को, और सभी बच्चे का रिस्पॉन्स अच्छा से तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक है? देखिए आगे का प्रश्न है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? बताइए। CnH2n प्लस 2, CnH2n, CnH2n-1, CnH2n-2, क्या होगा? 29 नंबर का जो हो जाएगा बाबू, अगर आपने बी ऑप्शन चूज किया है तो बहुत सही, CnH2n, ठीक है? आगे देखिए प्रश्न, आगे का प्रश्न है 30 नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? 7, 8, 9, 18। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है बाबू? 7। ए ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा, ठीक है? 31 नंबर प्रश्न देखिएगा कि कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू अगर इसमें लाइपेज जो है वो इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है, ठीक है? चलिए 32 नंबर देख लीजिएगा। 32 नंबर के बाद है, 32 नंबर है बाबू, सॉरी 32 नंबर प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? देखिए जब लाल रक्त कणिका है तो आपसे पूछेगा कि रक्त जो है वो 2 प्रकार का, यहाँ पे आप देखिए रक्त, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी। अगर आरबीसी की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स इसका फुल फॉर्म हुआ, इसका बात करें तो व्हाइट ब्लड सेल्स इसका फुल फॉर्म। हिंदी में बात करें तो इसको लाल रक्त कोशिका बोलते हैं और इसको श्वेत रक्त कोशिका बोलते हैं। आरबीसी का क्या काम है? आरबीसी का पहले जीवन काल 120 दिन का होता है और इसका जो जीवन काल होता है 3 से 4 दिन का होता है। आरबीसी जो है बच्चे हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को लेकर परिवहन करता है, वो जाता है। और डब्ल्यूबीसी क्या करता है? रोग को प्रतिरोधक यानी रोगों से लड़ने की क्षमता देता है।
ये दोनों का ये काम है। अगर आपसे सब्जेक्टिव में पूछा है तो आप इस तरीके से बना के अपने मन से बस सटीक आंसर होना चाहिए। ठीक है, जरूरी ना है कि आप किताब की भाषा बोलो, किताब की भाषा लिखो। अगर उस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे तरह से स्टडी किया हुआ है तो आप अपने लैंग्वेज में आंसर दे सकते हो। ठीक है, और कुछ इसी तरीके से नोट्स भी तैयार हुआ है। ठीक है, आप उस नोट्स को लेकर पढ़ोगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आपको बोलना है कि व्हाट्सएप पे कि सर ये जो नंबर दिख रहा है इस पर बोलना है कि सर हमें जो है 49 वाला पीडीएफ दे दीजिए, आपको तुरंत 49 वाला पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 33 नंबर, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? ऑक्सीजन, जिब्रेलिन्स, एथिन, साइटोकाइन, बताइए। इसमें जो होता है आपका एथिलीन जो है वो फल पकाने के काम में आता है, याद रखना बाबू। चलिए आगे का प्रश्न देखिए बाबू, 34 नंबर, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? हवा, जल, शीशा, हीरा। तो बाबू रे 34 नंबर का हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, कितना होता है? 2.42। ठीक है, चलिए आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि अल्पतम दूरी कितनी है? 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, इनमें से कोई नहीं। मैं बार बार अपने प्रश्न में कहता हूँ कि जब भी सामान्य दृष्टि की स्पष्ट दिखी जो कम से कम कितनी दूरी तक देख सकते हैं, तो याद रखना 25 सेंटीमीटर। मुझे पता है 25 मीटर और 25 सेंटीमीटर में कितने बच्चे कन्फ्यूजन, ये तो कोई नहीं मारेगा, मुझे पता है। लेकिन इन दोनों में तो बाबू मीटर को कभी मत भूलना, ठीक, कभी मत याद रखना। सेंटीमीटर को आप हमेशा याद रखना। किससे? सेंटीमीटर। एक व्यक्ति के पास आंख कितने होते हैं? तो दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। ठीक है, यह ध्यान रखना। तो जब ये दो आंख होते हैं तो इन दोनों का यहाँ पे भी देखो कि यहाँ पे भी दो अक्षर है, एक ये और एक ये, स अमा, स मा, यानी कि स म मी मी मत याद रखो आप, सिर्फ यहाँ पे आप ये याद रखो। मैं आपको यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूँ कि देखिए एक व्यक्ति के पास दो आंख होता है, ये एक ये दो, तो मीटर है तो ये एक है, तो ये एक होगा नहीं। ठीक है, और ये मी, इसमें भी मी लगा हुआ है, यानी मी जिसमें लगे वो नहीं रहा है, यानी खाली सेंटीमीटर बचा। तो आप यहाँ पे दो अक्षर है, सेंट स अम, और यहाँ भी दो आंख है। तो आप ऐसे याद रखो कि एक सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। मिलीमीटर मत याद रखना, या सिर्फ मीटर मत, सिर्फ सेंटीमीटर याद रखना। ठीक है, कितना? 25 सेंटीमीटर। मैं एक क्वेश्चन को इतना बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ना, कितने कमजोर बच्चे वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगा। आपका एक नंबर आपकी डूबती नैया को बचा सकता है, ध्यान रखना। इसलिए बोल रहा हूँ कि पीडीएफ लो बाबू, उसमें बहुत सारी चीज को कवर किया गया है। आगे देखिए, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन जो है वो पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? बताइए। जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, रंध्र द्वारा, इनमें से सभी। देखिए अब आपको इसको भी मैं प्रश्न को समझाता हूँ, आसानी से समझिएगा, थोड़ा सा आप समय दीजिएगा। यहाँ पे बात कर रहा है प्रकाश संश्लेषण के। पहले बताओ प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो याद रखना, सूर्य की उपस्थिति में जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अच्छा, ये बताओ आप, जो सूर्य होता है, पौधा होता है बाबू, जो पौधा होता है वो सूर्य की उपस्थिति में क्या करता है? तो अपना सूर्य से क्या लेता है? अपना भोजन के रूप में वो क्या लेता है? भोजन लेता है। ठीक है, तो यानी कि भोजन ले रहा है, नहीं सूर्य से वो किरणों से वो अपना भोजन ले रहा है, और नीचे से जल, खनिज, लवण ले रहा है, मिट्टी से ले रहा है ना, तो वो अपना भोजन ले रहा है। तो भोजन लेने के बाद वो शरीर में अपना जो पूरे जगह पे, पत्ती में, टहनी में, डाली पे, ये जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ अगर मान लो ये पेड़ को यहाँ से सूरज की किरणें, ये जो सूरज की किरण है, यहाँ से इसको प्रकाश मिल रहा है ना बाबू, ये जो प्रकाश मिल रहा है, और यहाँ से खनिज लवण जा रहा है ऊपर। ठीक है, विटामिन सी सब जो भी है, जो पौधे को जरूरत होता है। ठीक है, तो ये इसके लिए, पेड़ के लिए क्या हुआ? भोजन हुआ ना। क्या हुआ? भोजन। तो यहीं पे भोजन को फल से डिनोट किया जाता है कि पौधे में जो होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा जब भोजन जब जाए तो वो क्या कार्य करता है? तो फल से फल, तो जब फल जा रहा है तो फ्लोएम को चूज करना। किसका? फ्लोएम को। ठीक है, जब भी पूछे कि एक पौधे में भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है, तो भोजन मतलब फल, तो फ्लोएम द्वारा। अगर आपसे पूछे कि एक पौधे में, अगर एक पौधे में H2O ऊपर जल जा रहा है, तो वो जल क्या जा रहा है बाबू? देखो एक सेकंड रुक जाओ, ये जो पौधा है, ये जो पौधे में क्या जा रहा है? जल। अगर आपसे पूछे कि जल का संवहन किसके द्वारा जा रहा है, तो जब लगा देना जल का पूछे तो जाइलम लगा देना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा
भोजन जब बनता है पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा जाता है, तो वो भोजन मतलब फल बन रहा है तो फल फ्लोएम द्वारा। जब जल पूछे कि यहाँ पे जल जो है पादप में अन्य भागों में किसके द्वारा, तो जाइलम द्वारा। भूलना मत इस ट्रिक को, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 37 नंबर प्रश्न है, उस पौधे का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन का प्रदर्शन करता है। कलम समझते हैं, कलम मतलब होता है बाबू जिसका जड़, जिसकी टहनी ले लो, जड़ नहीं, जिसकी टहनी और उसे जमीन में डाल दो और वो उग जाए, ठीक है, बिना विदाउट रूट्स, जड़ नहीं होना चाहिए। तो पता है वो क्या होगा, गुलाब। गुलाब का आप पौधा देखेंगे कि उसकी टहनी को तोड़ के जमीन में डाल दूंगा ना, तो यहाँ पे कलम हो जाएगा, कलम इस टाइप का कलम हो जाएगा और यहीं से वो पौधा निकलने लगेगा, ठीक है। इस तरीके से आप कह सकते हो कि कायिक प्रवर्धन प्रदर्शित करता है गुलाब का पौधा। चलिए आगे का प्रश्न देखिए, 38 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है, ठीक है। आपसे आपके विकल्प दिए हुए हैं कि गुलाब पुष्प, लौकी पुष्प, पपीता, इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें द्विलिंगी पुष्प कौन है, तो मैंने अभी बताया कि जो गुलाब जो है आपको द्विलिंगी पुष्प है, ठीक है, याद रखना द्विलिंगी। चलिए आगे का प्रश्न देखिए, 39 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में घ्राणग्राही स्थित है कहाँ, आंखों में, नाकों में, कानों में, इनमें से सभी। बताइए प्यारे बच्चे, अगर मानव में घ्राणग्राही जो की बात की जाए तो कहाँ पे स्थित है, बताइए। आंखों में, नाकों में, कानों में, इनमें से सभी। तो बाबू रे इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, डी। डी ऑप्शन जो बिल्कुल सही होगा, इनमें से सभी। मानव में घ्राणग्राही जो है वो आंखों में, नाकों में, कानों में, सेंस ऑर्गन आएंगे ये सब, ठीक है। अगर मनुष्य में सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है, तो घ्राणेंद्रिय पाल। घ्राणग्राही और घ्राणेंद्रिय पाल में अंतर है, यहाँ घ्राण लिखा है और मैं बोल रहा हूँ घ्राणेंद्रिय। देखो यहाँ लिख के भी दिखाता हूँ, घ्राणेंद्रिय, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे रहेगा, ठीक है। घ्राणेंद्रिय पाल जो है मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। आगे का प्रश्न देखिएगा, ठीक है। प्रश्न है 40 नंबर, हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं प्रमस्तिष्क से, मेडुला से, पॉन्स से, अनुमस्तिष्क से। आप सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर ले, क्योंकि आपके लिए हमारी हर एक क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए बिना स्किप किए एक एक क्लास को एकदम आराम से देखिए, क्योंकि आपके पास जो है अब नहीं टाइम बचा है कि एक वीडियो में, एक किताब में आप टाइम दो। किताब में प्रॉब्लम होती है बच्चे, उसमें समझा, उसमें लिखा रहता है लेकिन समझाने वाला कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे हम आप टीचर लोग जो आपको समझा समझा कर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कितना मिनट, एक वीडियो 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट से ज़्यादा का होता नहीं है, ठीक है। हमारी इतने भी उससे ज़्यादा कोई शायद ही संजोग तो कोई माह में रहते हैं क्लास चली जाए तो वही 40-50 जाती है, लेकिन बाकी हर एक वीडियो इतने ही शॉर्ट में होती है। तो बस थोड़ा सा टाइम देना और आपको बदले में बहुत कुछ सीख जाना है। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन, अनुमस्तिष्क जो है वो हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है। 41 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3, 4। बताइए प्यारे बाबू, प्रकाशिक माध्यम जो है वो आपके कितने प्रकार के होते हैं, वो होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। 3, कितने प्रकार के, 3। मुझे इस क्वेश्चन पर क्यों न जाने लग रहा डाउट सा है। प्रकाश के माध्यम 3, अगर प्रकाश के प्रवर्तन एक होता है, ये प्रवर्तन इसको तो पता समझोगे बाबू। देखिए मैं आपको एक समझाने का प्रयत्न करता हूँ। जैसे ये है, ये एक स्थान है, अगर यहाँ से कोई किरण इस पे आ रही है तो ये हो गई आपतित किरण, ठीक है। और जहाँ पे पड़ रही है ये आपतन बिंदु, और यहाँ से लौट रही है इसको हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है। और याद रखना आपतन बिंदु, अपरावर्तन, आपतन कोण यानी कि आई, अपवर्तन कोण यानी कि रिफ्लेक्शन यानी आर। आई और कोण आई बराबर कोण आर हमेशा आपस में बराबर होता है, और यहाँ पे एक बीच में अभिलंब भी होता है। और आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब कोण सीधे एक जिस बिंदु पे बनता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्रॉस वेरिफिकेशन कीजिएगा कि 3 देता है कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे का देखिएगा, प्रश्न है बाबू कि तरंग दैर्घ्य को सामान्य व्यक्त किया जाता है कैंडेला के रूप में, जूल के रूप में, एम्पियर के रूप में, एंगस्ट्रॉम के रूप में। बताइए तो तरंग दैर्घ्य को किसके रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं, तो वो करते हैं एंगस्ट्रॉम के रूप में, यानी कि डी ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देख लीजिएगा, 43 नंबर प्रश्न है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि में, टू ग्रंथि में, अधिवृक्क में, इनमें से कोई नहीं। तो जंतुओं में जो वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है वो आपका पीयूष ग्रंथि में होता है, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 44 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है।
44 नंबर प्रश्न क्या है, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है, सूखा सेल, डेनियल सेल, सौर सेल, इनमें से कोई नहीं, बताइए किस सेल का होता है। तो बाबू इसमें जो है सूखा सेल का, खिलौने में किस सेल का, सूखा सेल का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न है 5वां, अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया, मेंडल ने, चार्ल्स डार्विन ने, जगदीश चंद्र बोस ने, इनमें से कोई नहीं। तो अनुवांशिकता का सिद्धांत जो है बाबू वो मेंडल ने दिया था। ठीक है, मेंडल ने, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है लेकिन मेंडल होगा। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में जो गुण लिंग गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स वाई, एक्स एक्स, एक्स एक्स एक्स, दोनों, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो बाबू स्त्रियों में जो गुणसूत्र होता है वो एक्स एक्स होता है। क्या, कौन सा क्रोमोसोम होता है, एक्स एक्स। अगर लड़कों में बात करें तो उसमें एक्स और वाई होता है। इन दोनों के क्रोम जो मिलने के बाद अगर एक्स एक्स मिल गया तो लड़की पैदा होगी, गर्ल। अगर एक्स और वाई क्रोमोसोम मिल गया तो क्या हो गया बाबू, वो आपका बॉय पैदा हो जाएगा। ठीक है, बॉय का जन्म हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अगर एक्स एक्स तो गर्ल और एक्स वाई तो बॉय, ध्यान रखना बाबू। चलिए 47 नंबर प्रश्न हो जाएगा, सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सामान्यतः एथेनॉल को जो कहा जाता है वो अल्कोहल कहा जाता है। ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे का प्रश्न देखिए 48 नंबर प्रश्न है कि कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है, CaOH2, CaO, CaOCO3, CaSCO3, बताइए। टू। तो बाबू आप सभी को पता है कि इसका जो उत्तर हो जाएगा, कली चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका क्या होगा, CaOH2, जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न समाप्त है बाबू, यहीं तक था सीरीज। आपको PDF लेना होगा तो ये नीचे जो दिख रहे नंबर है उस नंबर पर कांटेक्ट करें और बोले कि सर हमें PDF प्रोवाइड करा दीजिए, तुरंत दे दीजिए। अगर आपको साइंस सेक्शन में मजबूत नहीं है, फिर से बोलेंगे कि अगर आपको साइंस सेक्शन मजबूत नहीं है तो प्लीज़ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, बोले कि सर हमें 49 वाला PDF दे दीजिए, तुरंत PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। क्योंकि ये PDF आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, जिसे आप ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, जिसका उपयोग कर आप साइंस के एग्जाम में गर्दा गर्दा धूड़ी उड़ा देंगे आप। ठीक है, समझिए बाबू आप लोग, आपके पास टाइम नहीं है, अभी भी समय कम है, अभी बिल्कुल समय कम है, इसलिए अभी भी देखा जाए तो एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर आप इस नोट्स को ले लेते हैं, इस जिस तरीके से PDF को बनाया गया है उस PDF को लेके अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो 2 दिन में इस PDF को रट जाइए, और रट जाने के बाद आपको 75 तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आना ही आता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले स्टडी की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, और यही हमेशा के लिए प्रार्थना रहेगी मेरी कि आप सभी स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, आपके माता पिता स्वस्थ रहें, आप सभी के बाबू जीवन में खुशियां भरे रहें, और अपना एग्ज़ाम को बहुत अच्छा से क्रैक करें, और आपके माता पिता का नाम रोशन हो, और आप खूब तरक्की करें। यही हमारा प्रे है, अपने दुआ और भगवान से सबसे हमारी प्रार्थना यही है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले स्टडी की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।